बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ के वीजा तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आप मुझे ये गारंटी दें इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी, मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुला लूं। आप आइए, वो पैसे जिसके ऊपर आप पर इल्जामात हैं वो पैसा वापस कीजिए कि या आप पैसे वापस करेंगे या आप जेल जाएंगे। लंदन में भी साबित हो गया कि वो बीमार नहीं थे। इल्जाम लगाने से पहले ये बताओ नैब के अंदर क्या हुआ जिससे मियां साहब की तबीयत थी वो खराब हुई। मरियम औरंगजेब साहबा की फुर्तियां बता रही हैं कि मामला खराब है। नवंबर 18 वफाकी हुकूमत ने ECL से निकाला। PMLN की सारी क़यादत हो नहीं सकी, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। नवाज शरीफ साहब की वीज़ा तौसी की दरख्वास्त बरतानवी होम ऑफिस की तरफ से मुस्तरद होने के बाद हुकूमती कैंप में खुशियां, जबकि PMLN कैंप में इसराब नजर आ रहा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जानिब से ट्रिब्यूनल में अपील दायर होनी है, जिसमें इम्कान यही है कि अपील पर 6 माह से 1.5 साल लग सकता है। उसके बाद भी अगर अपील रद्द होती है तो फिर नवाज शरीफ साहब के पास जो है वो उनके सर पर जो है वो डिपोर्टेशन की तलवार लटक सकती है। लेकिन उस सूरत में भी सियासी पनाह या वीज़ा के जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो उनके पास मौजूद होंगे। अब ये तो हो गया इस मसले के जो कानूनी पहलू हैं, लेकिन अगर इस सूरत हाल के सियासी असरात देखें कि वो क्या होंगे तो ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सारी की सारी नून लीग इस बात पर अपने वोटर सपोर्टर की उमंगों की तर्जुमानी का दावा करते हुए बज़िद है कि मियां साहब का इलाज जो कि अब तक शुरू भी नहीं हुआ लंदन में ही होगा और इस इंतकामी रवश पर चलने वाली हुकूमत के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं देंगे। जबकि हुकूमती अहदेदार अब मज़ीद एतमाद से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की सेहत का कभी मसला था ही नहीं और अब उनकी अपील मुस्तरद होने से ये बात भी साबित हो गई है। तो अब मियां साहब वापस आएँ और अदालतों का सामना करें। अब हो क्या रहा है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर राशिद असलम साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, बरतानिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हिना भट्ट साहिबा हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ज्वाइन कर रही हैं और डॉक्टर जरका तैमूर सूरवर्दी साहिबा हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रही हैं। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है बैरिस्टर साहब से जो है वो कानूनी राय जो है वो उनकी ली जाए। बैरिस्टर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो ये क्लेम कर रही है कि ये हमारी फतह है, हुकूमत का प्रेशर और वहाँ पे बरतानिया में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिसके रद्द अमल में ये एक फ़ैसला जो है ये सामने आया है। ज़रा फवाद चौधरी साहब को सुन लेते हैं, उनको क्या रहे हैं, फिर मैं ओपिनियन लेती हूँ बैरिस्टर साहब का इस पर। नवाज शरीफ बीमार नहीं है और बरतानिया में वो एक झूठ बोलकर उन्होंने एक वीज़ा लिया और वो अब बरतानिया में उस वीज़े के ऊपर मुकीम थे। बरतानवी हुकूमत को पाकिस्तान की कम्युनिटी ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के लोगों का ये मुतालबा था बरतानिया की हुकूमत से कि आप ऐसे लोगों को वहाँ पे पनाह ना दें जो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है। जी बैरिस्टर साहब, इस पे क्या आपका ओपिनियन है? जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये अपनी फतह और जो डायस्पोरा पे क्लेम कर रही है कि उनकी वजह से हुआ है, ये कानूनी पहलू अगर इसका देखा जाए। जी बहुत शुक्रिया। मैं नहीं समझता कि इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का कोई अमल दखल है या पाकिस्तानी डायस्पोरा जो यहाँ पे रह रहा है उनका कोई किरदार है इसमें। बेसिकली जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से एप्लीकेशन की गई थी वो मेडिकल ग्राउंड्स पे की गई थी। उसमें यहाँ पे आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 8 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इस हवाले से उसका थ्रेशहोल्ड है जो काफी स्ट्रिक्ट है। उसमें बेसिकली आपको सब्सटेंशियल एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ती है, जिसमें जो डॉक्टर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहा है उसका लेटर होता है, फिर उस डॉक्टर का देखा जाता है कि उसकी ट्रेनिंग कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, जिसकी बेस पे वो ये लेटर दे रहा है। आफ्टर दैट उस लेटर की हमायत 3 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होती। इस तरह करके जब वो लेटर आ जाता है तो होम ऑफिस फिर उस पर अपना जो टेस्ट करता है, जो बहुत सब्सटेंसिव टेस्ट होता है कि आया अगर ये नवाज शरीफ साहब को यहाँ पे वीजा दिया जाता है और अगर वीजा नहीं दिया जाता फर्ज करें तो उसमें उनके क्या रिस्क हैं, आया कि उनकी उम्र घटने का इम्कान है, आया कि उनकी सेहत पे कोई रिवर्सेबल सॉर्ट ऑफ कोई चीजें हो सकती हैं कि उनकी सेहत इतनी खराब हो जाए कि उनकी जिंदगी को खतरा लाहिक हो। दूसरा, अगर वो रिसीविंग स्टेट में जाते हैं तो वहां पे ऐसी सहूलियात मौजूद हैं या नहीं। तो इस हवाले से होम ऑफिस की अपनी होम डिपार्टमेंट की एक लेंथी रिपोर्ट होती है जिसमें पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स, पाकिस्तान का जो पूरा मेडिकल का सिस्टम है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन की बेस पे होम ऑफिस फैसला करता है कि इनको यहाँ रहने का राइट दिया जाए या ना दिया जाए।
अब जो समझ में आता है या मेरा तजर्बा है कि जो एविडेंस दी गई है उसमें होम ऑफिस उस एविडेंस से सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब ऐसी सूरत हाल में जब होम ऑफिस सेटिस्फाई ना हो तो नॉर्मली वो ये करते हैं कि एक दफा फिर आपको चांस देते हैं। वो आपको कहते हैं कि जी 28 डेज में आप फर्दर एविडेंस दें, क्योंकि हम इस पर यकीन नहीं करते जो एविडेंस आपने दी है। तो उसमें अगर आप 28 डेज में भी एविडेंस ना दे पाए तो वो फिर इस केस को रिफ्यूज कर देते हैं, जो ये इस नवाज शरीफ साहब के केस में हुआ। तो अभी जो सूरत हाल है कि उन्होंने अपील फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में कर दी है दायर, जिसकी उम्मीद है कि अगले 3 से 5 माह में उसकी हियरिंग डेट फिक्स होगी। उस हियरिंग डेट में जो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल का जज है फैसला करेगा कि उनको यहाँ पे स्टे दिया जाए या ना दिया जाए। जब वो हियरिंग होगी उससे पहले नवाज शरीफ साहब के पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी कोई फर्दर एविडेंस दे सकते हैं, उसमें उनकी विटनेस स्टेटमेंट जाएगी, वो खुद भी कोर्ट में जा सकते हैं, उनके वुकला उनको डिफेंड कर सकते हैं। दूसरी साइड से होम ऑफिस के अपने वुकला होते हैं, अपने बैरिस्टर्स होते हैं जो इस केस को डिफेंड करेंगे। तो वो हियरिंग नॉर्मली 1 से 2 घंटे की होती है। उसमें अगर ये जज को प्रूव कर देते हैं कि बाकी सब्सटेंशियल सॉर्ट ऑफ रिस्क है उनकी हेल्थ को, तो फिर जज इस अपील को अलाउ कर देगा, अदरवाइज वो होम ऑफिस का डिसीजन अपहोल्ड कर सकता है। और उसके बाद अगर रिजेक्ट हो जाती है फिर आगे जी अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ उसी ट्रिब्यूनल में परमिशन टू अपील की एप्लीकेशन दी जाती है। अगर वो भी रिफ्यूज हो तो फिर अपर ट्रिब्यूनल जो कि हाई कोर्ट के बराबर है, वहां पे आपका अपील का राइट होता है। आप जब वहां पे जाते हैं, अगर वो भी रिफ्यूज करे तो उसमें अगर वो परमिशन दें कोर्ट ऑफ अपील की जो कि सुप्रीम कोर्ट के बराबर है, तो वहां पे आप जाके अपील फाइल कर सकते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, जब तक आप अपर ट्रिब्यूनल या कोर्ट ऑफ अपील में नहीं जाते, आपके अपील राइट्स एग्जॉस्ट नहीं होते, और उस दौरानिए तक नवाज शरीफ साहब का जो यहाँ पे स्टे होगा वो लीगल होगा, उनको यहाँ से डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर सारे राइट्स एग्जॉस्ट कर लेते हैं तो उसमें फिर होम ऑफिस नॉर्मली 28 डेज का नोटिस सर्व कर सकता है कि आप अपनी एप्लीकेशन आपकी अनसक्सेसफुल रही है, आपकी अपील कामयाब नहीं हो सकी, तो आप ये मुल्क छोड़ दें। तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इस वक्त अगर देखा जाए जिस तरह भी ये बात की जा रही है और ये जो टाइम फ्रेम आ रहा है, ये डिफरेंट लीगल एक्सपर्ट्स से बात करके ही आ रहा है कि तकरीबन एनीवेयर फ्रॉम 6 मंथ्स टू 1.5 साल जो है ये लग सकता है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होते हुए, और टू बी डिसाइडेड इन आइदर केस। अगर एक्सट्रीम उस पर जाता है कि मुस्तरद हो जाती है अभी अपील, फिर आगे जो है वो दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है, इस तरह बात करें तो काफ़ी टाइम लग सकता है इसमें। देखिए, उसमें वो लंदन में रह रहे हैं, लंदन की कोर्ट्स नॉर्मली इमिग्रेशन कोर्ट्स थोड़ी सी बिजी होती हैं, इस वजह से टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। जो अगर लंदन से बाहर हो, किसी और शहर से हो, तो फिर टाइम थोड़ा कम लगता है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, इस पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट होने में एटलीस्ट 12 मंथ्स लग जाएंगे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस होंगे, अगर फिर भी अपील्स का फैसला उनके खिलाफ आता है तो अगर कोई फर्दर एप्लीकेशन ट्राई करना चाहें तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, या असाइलम का ऑप्शन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। वो उसका एक डिफरेंट प्रोसीजर है, डिफरेंट ट्रैक है, उस पर हो जाते हैं। बिल्कुल बैर साहब, यहाँ पे जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब को यहाँ पे सजा भी हो सकती है। मतलब एक तो डिपोर्टेशन का आपने कहा, लेकिन सजा भी हो सकती है इसमें, जो ये जिस तरह कहा जा रहा है जी वहाँ पे गलत डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट की है, सजा भी हो सकती है इसमें, इस पे अगर बता दीजिए। देखिए, मैं नहीं समझता कि इस पे सजा हो सकती है, क्योंकि जो आप एप्लीकेशन देते हैं यहाँ पे ह्यूमन राइट्स बेसिस पे देते हैं, तो उन्होंने उसमें ऑब्वियसली उनके वुकला ने एविडेंस सबमिट की होगी, तो उसमें झूठ वाली तो कोई बात मुझे नहीं नजर आती, क्योंकि यहाँ पे जब वकील होते हैं वो अपनी पूरा होमवर्क कंप्लीट करके एप्लीकेशंस करते हैं, और आगे कोर्ट में अगर कोई भी सिचुएशन होती है तो जज के पास सिर्फ ये इख्तियार है कि वो उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है या रिफ्यूज कर सकता है। उनको क्रिमिनल हवाले से पनिश नहीं किया जा सकता इमिग्रेशन में, क्योंकि इमिग्रेशन कोर्ट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा बैर साहब, एक चीज़ जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब फर्दर एविडेंस जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है, एक तो यहाँ पे इस वक्त मेडिकल ग्राउंड्स का जो है वो एविडेंस है, जिस तरह भी यहाँ पे पाकिस्तान में बात की जा रही है कि उनकी जान को ख़तरा लाहक है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, क्या ये फर्दर एविडेंस के ज़ुमरे में आएगा या ये केस की नौयत ही बिल्कुल बदलने के ज़ुमरे में आएगा? ये बिल्कुल केस की नौयत बदलने के ज़ुमरे में आएगा। अगर ये स्टैंड लेते हैं कि
पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खतरा है या उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन जो है वो उसका खतरा है कि प्रोसिक्यूशन सही पैमाने पे नहीं होगी, तो फिर असाइलम रूट में चला जाता है, फिर उनको असाइलम क्लेम करना पड़ेगी। यहाँ पे मैं जरूर आपके तवज्जो से बताना चाहूंगा कि अगर वो असाइलम क्लेम करते हैं अब इस वक्त, तो उनका केस कमजोर तस्वुर होगा, क्योंकि यहाँ पे वो तकरीबन 20 माह से मुकीम है। असाइलम का जो लॉ है उसमें होम ऑफिस की डायरेक्शंस ये हैं कि जैसे ही कोई शख्स यहाँ पे पहुंचता है, उसको फियर ऑफ लाइफ या प्रोसिक्यूशन होता है, तो पोर्ट ऑफ एंट्री पे उसको असाइलम करनी चाहिए, या उसका जो फर्स्ट चांस होता है जिसमें वो वुकला से मिलता है या होम ऑफिस से इंटरेक्शन होता है, वहां पे असाइलम का बताना चाहिए। अगर इस स्टेज पे वो करते हैं तो वो थोड़ा सा वीक केस तस्वर होगा, और मैं नहीं समझता कि वो इस पे जाएंगे या उनके वुकला उनको इस पे एडवाइस करेंगे इस सिचुएशन में। अच्छा बैर साहब, आपने भी जिस तरह कहा कि फर्स्ट स्टेज पे आके जो है वो असाइलम का जो है वो क्लेम करना चाहिए टू स्ट्रेंथन अ केस। दूसरी साइड पे मेडिकल ग्राउंड्स वाला जो केस है, एक तरफ से कहा जा रहा है वीक डॉक्यूमेंटेशन है, दूसरी तरफ ये भी कुछ बरतानिया में लॉयर्स ये बात कर रहे हैं कि ये देखा जाएगा कि किस हद तक ये केस जो है इसमें क्रेडिबिलिटी है, वीज़ा-वी जो बात की जा रही है कि यहाँ पे अगर इतना लाइफ एंड डेथ का मसला है तो कोई ट्रीटमेंट भी अभी तक जो है वो शुरू नहीं हुआ, कुछ भी वहाँ पे नहीं हुआ, वो भी चीज़ें जो हैं दैट विल ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। तो उस पर ज़रा बता दीजिए कि वो किस तरह डील होगा। कि उसमें जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि उसमें जब मेडिकल एक्सपर्ट यहाँ से जो कि GMC जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर काउंसिल का यहाँ पे मेंबर होता है, रेगुलेटेड होता है, तो जब अपनी रिपोर्ट देता है तो उसका जो बुनियादी जज्ब है कि वो बताता है कि ये बीमारी, इसकी तारीख क्या है, कितनी पुरानी है ये, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है, और ट्रीट किया जाता है तो किस हद तक वो ठीक हो सकते हैं। ये पहला लेटर होता है। उसके बाद जब ये लेटर या रिपोर्ट होम ऑफिस के सामने जाती है तो उनका जो 3 स्टेप्स का थ्रेशोल्ड होता है, जिसको सब्सटेंसिव टेस्ट वो बोलते हैं, जो होम ऑफिस के अपने अंदर के जो केस वर्कर्स हैं वो करते हैं। उसका पहला जो थ्रेशोल्ड होता है, जो जिसपे उसको परखा जाता है कि अगर उनको वीजा नहीं दिया जाता तो उनकी जो सेहत है वो उनको इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है या इरिपेयरेबल डैमेज हो सकता है, कि वो हो सकता है कि बिल्कुल ही मतलब अल्लाह ना करे मौत के मुंह में चले जाएं या ऐसी कोई सिचुएशन हो। दूसरा पॉइंट उसमें वो ये देखते हैं कि जो हेल्थ की सहूलियात है उनकी रिसीविंग स्टेट के पास अवेलेबल हैं या नहीं है। तीसरा कि अगर ये बीमारी रहती है तो उनकी उम्र किस हद तक कम हो सकती है। अब उसमें अगर 24 इयर्स का कोई नौजवान हो तो उसके हवाले से तो होम ऑफिस बड़ा होता है कि अगर बीमारी होती है तो हो सकता है उसकी उम्र 2 साल कम हो जाए, जो कि एक सब्सटेंसिव लॉस है। लेकिन अगर कोई शख्स 70 इयर्स का हो तो उसमें होम ऑफिस को इतना उसको प्रॉब्लम नहीं होता, या वो उसको इतना अहम नहीं समझते। अगर 2 या 4 साल उनकी उम्र से कम होते हैं तो होम ऑफिस उसको इग्नोर कर देता है, बिकॉज उन्होंने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा गुजार चुका होता है वो शख्स जो 70 इयर्स का होता है। अब इसमें जब होम ऑफिस जब रिफ्यूज करता है किसी भी केस को, तो नॉर्मली मेरे जो एक्सपीरियंस के मुताबिक 15 से 20 पेजेस का रिफ्यूजल होता है, जिसमें बेतहाशा पॉइंट्स पे होम ऑफिस उस थ्रेशोल्ड के मुताबिक, अपने थ्रेशोल्ड के मुताबिक उस केस को परखता है। अब जब नवाज शरीफ साहब ने अपील की है तो वो सारे पॉइंट्स पे होम ऑफिस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मींस पहले अभी इन्होंने अपनी ग्राउंड्स ऑफ अपील दी होंगी, लेकिन जब वो कोर्ट में जाएंगे तो जो पॉइंट्स होम ऑफिस ने उठाए होंगे, जैसे इनकी मेडिकल एविडेंस पे उठाया होगा पॉइंट, या इनकी जो पाकिस्तान में सहूलियात है सेहत की उसके हवाले से पॉइंट उठाया होगा, तो उस पूरी को इनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तभी अपील अलाउ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बैर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ी तफसीलन आपने बताया कि क्या इस वक्त ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं नवाज शरीफ साहब के पास। अपने मेहमानों की तरफ चलती हूँ, मैं डॉक्टर साहब से शुरू करूँगी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी हुकूमत तो ये क्लेम कर रही है कि जी देखें, बरतानिया ने भी कह दिया कि इनका कोई मेडिकल ग्राउंड्स का जो है वो केस नहीं है। आपने बड़ा तफसीलन अभी सुना बैरिस्टर साहब को, तो अभी उनके पास फॉरेंस मौजूद हैं। आप नहीं समझती बड़ा प्रीमेच्योर आप तो उनकी तरफ से बयान आया, क्योंकि कल को अगर ये अपील फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाती है तो आपका जो ये बयानिया है कि जी वो बीमार ही नहीं है, उसकी बहुत बुरी तरह से सुबकी होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मारिया। मेरा नहीं ख्याल कि उनका जो नैरेटिव है जो पिछले 2 सालों से बन रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जिस दिन वो गए, वो कतर के जहाज में उन्होंने कहा मेडिवैक आएगा, मेडिकल एम्बुलेंस आएगी, एयर एम्बुलेंस आएगी,
वो एयर एम्बुलेंस तो कोई ना आई, वो कतर के चार्टर्ड जहाज में, वो उनके शायद बादशाह का जहाज था जिसमें वो गए, और उनके अंदर जाते साथ ही आपने भी तस्वीरें देखी होंगी कि वो उनके आगे अंगूरों का एक वो पड़ा हुआ है फ्रूट और अंगूर, और वो खा रहे हैं, तो बड़े रिलैक्स्ड मूड में थे। हम तो उनके लिए दुआगो हैं कि उनको सेहत अल्लाह ताला, लेकिन सेहत तो उनकी पहले दिन से नजर आ रही है। पहले दिन से वो जिस दिन गए उस दिन सीधा वो हैरड्स में किसी ने उनकी तस्वीर लेके डाली, तो वो तस्वीरें तो वहाँ से बाकायदा आ रही हैं जहाँ वो आराम से अपना वहाँ पर फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सियासी मुशावरतें कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि उन्होंने पाकिस्तान भी जो ख़त लिखा है उसके साथ उन्होंने कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट नहीं साथ दिया। जो हमें जो ज़राए से खबर मिली है वो ये है कि जो इनके जाते साथ जो पहला ब्लड टेस्ट था उसमें 200,000 उनका प्लेटलेट काउंट था। तो अब वल्लाह आलम अगर उन्होंने अपने कोई उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हो जो जेन्युइन हो और जो वहाँ पर उन्होंने अगर सबमिट कराई होती तो डेफिनेटली होम ऑफिस उनको एक्सटेंड कर देता उनका वीज़ा। तो ये नवाज शरीफ साहब और PMLN के नैरेटिव को ये एक बहुत बड़ा ब्लो है कि अगर वो हेल्थ ग्राउंड्स पे, जो कि सब जानते हैं कि हेल्थ, देखिए जी 2 साल से अभी तक उनका इलाज शुरू ही नहीं हुआ। जो डिजीज उन्होंने बताई थी, जहां तक मुझे पता है, वो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा थी, और उस डिजीज में तो वो तो मेरा मतलब है उसका इलाज तो होना चाहिए। तो वो नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब बड़े माजरत के साथ उन्होंने डिजीज नहीं बताई थी, ये आपके डॉक्टर्स ने जो है ये पूरा मुआयना किया था। पंजाब हुकूमत का बोर्ड था डॉक्टर्स का, ताहिर शमसी साहब थे, उधर से शौकत खानम से थे डॉक्टर्स। आप लोगों ने डिसाइड करके कहा था कि इन्होंने जाना है, और उसके बाद कई देर तक, कितनी देर तक तो आप लोगों ने जो रिपोर्ट्स उन्होंने सबमिट करानी थी उनका आपको ख्याल ही नहीं था कि वो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हाई कमीशन को दे रहे हैं, नहीं दे रहे। एकदम से जब फिर आपको लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाना है तो फिर आप लोगों को रिपोर्ट्स भी याद आती हैं, आपको याद आता है कि ये तो गलत चले गए हैं। ये तो ICTP जो है उसका तो आप लोगों ने, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपरा जो है उसका तो आप लोगों ने कहा था कि उनको ये प्रॉब्लम है, और इसमें तो लीथल एक बीमारी है वो। हाँ जी, आपको याद होगा, लीथल नहीं होती जी, आपको याद होगा कि अगर मतलब बहुत लो काउंट्स हो जाएं तो आपको याद होगा कि अदालतों ने कहा था, हफ्ते के दिन उनके लिए खास अदालत खुली थी और उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा था कि क्या आप इनकी जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं। तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, और यही उनका एक खासा है जिसकी वजह, इसीलिए कह रही हूँ ना कि कहा गया कि लीथल है, यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, बाहर जाना पड़ेगा, आप लोगों ने इजाजत दी ना जाने की, इसीलिए उसी पे तो कह रही हूँ कि ये आप लोगों ने कहा, वरना यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको ये बीमारी ला के तो इलाज हो सकता था यहाँ पे। बिल्कुल आई एग्री विद यू। और ये जो बातें देखिए जी, सियासी लोगों के साथ, मारिया आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि कहने की बातें होती हैं कि कानून एक जैसा है सबके लिए, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं उसमें ये है कि जो लोग असर रखते हैं, जो पैसा रखते हैं, उनके लिए लॉ खुद ही टर्न हो जाता है। या लेकर आए ना फिर अदालती रिफॉर्म्स लेकर आए ना डॉक्टर साहिबा, अदालती रिफॉर्म्स लेकर आए, वो करें, उन पे कुछ करें। मैं जरा आगे चलती हूँ, हिना भट्ट साहिबा की तरफ चलती हूँ। हिना भट्ट साहिबा, अब ये बता दीजिए जरा कि क्या मसला, क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस इसलिए नहीं आ रहे कि उनकी सेहत बहुत ख़राब है, या फिर आप लोगों को अदालती निज़ाम पे और यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो है वो डर है? असल मसला क्या है? देखिए डॉक्टर मारिया, आपने बहुत बैरिस्टर साहब से भी बड़ी की एक डिस्कशन। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करती जाऊं कि मियाँ साहब का जो केस है ना, वो पॉलिटिकल असाइलम का केस है ही नहीं, वो मेडिकल ग्राउंड्स पे केस है। और इट्स अ वेरी इजी, इसको इतना जितना हुकूमती तर्जमान जो है अपनी नौकरियां बचाने के लिए या इमरान खान को खुश करने के लिए जो सुबह से एक इशू क्रिएट करें। सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि पेमरा ने मियाँ साहब की तकरीर और मियाँ साहब की तकरीरें और मियाँ साहब की ट्वीट्स भी टीवी पे चलानी मना कर दी थी, लेकिन सुबह से सारे टीवी चैनल्स जो हैं वो सवाए मियाँ साहब के और कुछ शो नहीं करे। तो ये तो पहली चीज़ है कि अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी होती है या जिसको पॉपुलैरिटी देनी होती है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो मियाँ साहब की एक तरफ से तो बड़ी डायरेक्शंस मिली थी टीवी चैनल्स को कि मियाँ साहब की एक कोई तकरीर नशर नहीं करनी, लेकिन सुबह से मियाँ साहब की तस्वीरें और उनकी न्यूज़ जो है वो सब टीवी चैनल्स कवर कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डॉक्टर जरका यहाँ बैठी है, इन्होंने कहा मियाँ साहब जो हैं वो अंगूर खाते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे कायद को सब लोग देखें, वो चाय कॉफ़ी पिएँ, ये लोग जलते रहेंगे। यहाँ
हमारी एक ही बात है कि मियाँ साहब को जो लोग भी चाहते थे ना कि वो सियासत से माइनस हों, वो ये चीज़ याद रख लें कि पाकिस्तान की जो अभी की सियासत है, मुस्तकबिल की सियासत है और प्रेजेंट की सारी जो है ना वो मियाँ साहब के इर्द गिर्द ही घूमती है। आप देख लें 2 दिन पहले शीन लीग, नून लीग, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये हुकूमत 3 साल से सवाई नवाज शरीफ के फोबिया, ये तो आपका पॉइंट आ गया। ये चलिए, लेकिन इसका आगे जवाब दे दीजिए कि क्या बीमारी की वजह से नहीं? वेरी सिंपल मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल है कि हमने अपील की है इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल को, 99% कंफर्म्ड ये अपील जो है वो मंजूर हो जाएगी। ये अपनी चीजों पे तो फिर बीमारी है, लेकिन हिना साहिबा बता दीजिए ना, बीमारी है या फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का डर है? वापस क्यों नहीं आ रहे ना? आपको क्लियरली बताया कि मियाँ साहब का पॉलिटिकल असाइलम का केस ही नहीं है। ओहो हिना साहिबा मैं नहीं कह, साहब का वो लॉयर भी जो है, कता कलामी की माफी, जो लॉयर भी थे वो ये कह रहे थे केस अगर चेंज करेंगे तो पॉलिटिकल असाइलम बन जाता है। वो ये नहीं कह रहे थे कि पॉलिटिकल असाइलम का है। मैं यही आपसे पूछ रही हूँ, तो इसका मतलब कौन कह रहा था केस चेंज होएगा? कौन कह रहा है केस? हिना साहिबा तो नहीं कह रहे। हिना साहिबा, इट वाज बीइंग अ हाइपोथेटिकल डिस्कशन के पॉइंट ऑफ जुमरे से जो है वो हम बात कर रहे थे। वही कह रही हूँ ना, मैं यही कह रही हूँ कि सिर्फ टीवी चैनल्स पे बैठ के हाइपोथेटिकल डिस्कशंस करने का क्या फायदा है? हिना साहिबा जब आप बात ये कर रहे हैं, क्लियर, लेकिन हिना साहिबा जब आप ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का उनको डर है, क्या आप लोग ये बात नहीं कर रहे? क्या आप ये नहीं कह रहे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का डर है? हमारे लॉयर्स ने नहीं, पहली अभी तो जो अपील दी गई है इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल को, उसके ऊपर हम फोकस करें। वो अपील इज क्लियरली तो बीमार है वो ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। लेट्स नॉट क्रिएट एनी हाइपोथेटिकल सिचुएशन। नो हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट on medical no one is creating a hypothetical situation on the case of the asylum, but the statements coming in from your leadership, जरा मरियम साहिबा की सुनवा दीजिए कि क्या है, तो उससे तो लगता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का डर है। That's why these questions arise. जरा सुनवाइए प्लीज। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाती। जी हिना साहिबा, थी आप ये गारंटी, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये हुकूमत गारंटी देती है नवाज शरीफ की? So then it's not a case आपके सामने नैब के हेल्थ, it's not a health issue ना? Then basically आपने भी नैब की बात कर दी। बीमार है, मियाँ साहब बीमार हैं, ये सबको पता है। उसके ऊपर मरियम बीबी ने कहा है कि यहाँ इनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं। These are two things. एक चीज के वो बीमार है, दैट्स एवरीवन नोज। ये आपने डॉक्टर जरका से भी बात की कि हुकूमत की टीम ने भेजा मियाँ साहब को ऑन मेडिकल ग्राउंड, और तो इन्होंने ही भेजा, तो ये तो फॉर श्योर है कि मियाँ साहब बीमार है। मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन, अच्छा कता कलामी की माफी, कता कलामी की माफी, आप जी, मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि अगर वो बीमार हैं, ठीक है, और उनका वहां रहना इतना नागुज़ीर है, लेकिन अगर आज गवर्नमेंट यहाँ से बदल जाती है तो मरियम बीबी उनको बुला लेंगी। दैट मीन्स बेसिकली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इशू है ना यहाँ पे आपको। देखिए मैं वही कह रही हूँ, आप एक एंटिसिपेट कर रही हैं। नहीं एंटिसिपेशन क्या, मैं एंटिसिपेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि अगर आज आप हुकूमत यहाँ से हट जाती है, PMLN की गवर्नमेंट आ जाती है, वापस आ जाएंगे ना, दैट मीन्स इट्स नॉट अ हेल्थ इशू, दैट मीन्स इट्स अ पॉलिटिकल इशू। देखिए ये मुल्क मियां नवाज शरीफ साहब का है, और मियां नहीं, आप पॉलिटिकल देखें क्लियरली मेडिकल ग्राउंड्स पे की वजह से मियां साहब वहां हैं। ये सबको पता कि मियां साहब की जो है, चले मैं जरा शैला साहिबा की तरफ चलती हूँ, उनका एक कॉरोनरी प्रोसीजर होना है, और इसके ऊपर मरियम बीबी ने एज ए डॉटर कहा है बिल्कुल कि उनकी मियां साहब को अगर यहाँ 100% जस्टिस मिलता है तो व्हाई नॉट। लेकिन चले आई एम सॉरी बट बड़ा मेडिकल केस हो तो आज PMLN की हुकूमत आ जाए तो फिर तो वापस आ जाएंगे ना, तो ये मेडिकल केस नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस। नहीं मैं तो मरियम साहिबा खुद बात कर रही हैं। डॉक्टर्स उनको, जब मियाँ साहब के डॉक्टर्स उनको अलाउ करेंगे
वो आ जाएंगे। और चले मैं जरा यहाँ से जब शैला साहिबा आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? आप हंस रही हैं, आप हंस रही हैं, क्यों हंस रही हैं आप हिना साहिबा की स्टेटमेंट्स पे? नहीं, मैं पूरी गुफ्तगू जो दोनों ख़वातीन ने की और ज़रक़ा साहिबा ने बड़ी आसानी से कहा कि हमारा निज़ाम ऐसा है इंसाफ का, ये वो, इसमें तो कोर्ट ने मोडालिटी तय की थी। चीफ जस्टिस साहब ने खुद पब्लिकली ये कहा कि हमने मोडालिटी तय की है, भेजने की जिम्मेदारी आपकी है और कोई और नहीं कहता था बाहर आके। डॉक्टर यास्मीन राशिद और आपका बोर्ड के लोग बताते थे कि तबीयत ख़राब है। तो पहली बात ये कि दूसरों पे मलबा नहीं गिराएं, हर मामले में नहीं गिर सकता। जिसमें गिरा भी रहे हैं उसमें भी अब लोग कहते हैं कि अब तो 3 साल हो गए। तो अब दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए मियाँ साहब का वहाँ पे इलाज नहीं हुआ। एक तो कोरोना का बदतरीन जो फेज़ आया था वो जाहिर है कि बरतानिया में भी आया और फिर उनका ऐसा वहाँ पे इलाज नहीं हुआ। और मरियम साहिबा ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि आप मुझे उनकी ज़मानत दें। तो आप खुद उसको एलाबरेट कर चुकी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या हुकूमत जो है वो आवाम को सारे रिलीफ देने में कामयाब हो गई है? मियाँ साहब के अलावा दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ के जो लोग गिरफ़्तार हैं उनसे उन्होंने अरबों डॉलर बरामद कर लिए हैं। क्या आवाम को नौकरियां मिल गई हैं? क्या आवाम की इन्फ्लेशन में कमी आ गई है? क्या फूड इन्फ्लेशन में कमी आ गई है? क्या पेट्रोल बम बाबा नहीं गिराया जा रहा? क्या LNG सस्ता ले लिया है? क्या रिंग रोड के मुलज़िम पकड़ लिए हैं? या HBL के भी जो मुराद सईद का स्कैंडल आया है उस पर काम शुरू हो गया है? आप एक ही चीज़ लेके बैठे हुए हैं कि किस तरह से आप जो हैं इश्यूज़ से हट के जो रियल इश्यूज़ हैं उन नॉन इश्यूज़ में जाएं। एक पार्टी है, उसके लीडर हैं, उनका अपना फैसला है, आपने उन्हें बाहर भिजवाया है। अब वो बाहर से आते हैं नहीं आते, उनकी पार्टी जाने, अवाम जाने। आप ये बताएं कि एज गवर्नमेंट आपका सिर्फ यही काम है कि अपोजिशन कौन जेल में जाएगा, कौन इस तरह से होगा, आप अवाम को कब डिलीवर करेंगे? लेकिन शैला साहिबा आपका अपना पर्सनल, बिकॉज आसिफ अली जरदारी साहब तो पहले जो रिकॉर्डिंग हो रही थी जी जी उसमें एक मिनट में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जी जी। असद खोकर के भाई का मर्डर हुआ, तो मैं इससे पहले एक रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ थी, मैं उसकी भी ताज़ियत करना चाहती हूँ। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। तो कहने का मतलब यह है कि आप दूसरे इश्यूज़ पे तवज्जो दें। बरतानिया ने भारत को रेड लिस्ट से निकाल दिया, कोरोना का वहाँ पे इतना संगीन वार है। दूसरी तरफ तालिबान है जिनको हमारे वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं ज़हीन लोग हैं, और वो इतने ज़हीन हैं कि बुरक़े में ख़वातीन को कत्ल कर रहे हैं कि बुरक़े के अंदर जो है वो नाज़ेबा लिबास पहना हुआ है। तो ये सारी जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, ये उससे मुल्क में जो मसाइल हैं ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एज एन ऑपोजिशन पार्टी जरदारी साहब, बिल्कुल ठीक, जरदारी साहब का ये मशवरा था कि वापस आना चाहिए मियाँ साहब को ताकि मिल के जो है ये लड़ाई इकट्ठे लड़ें। आप क्या समझते हैं, क्या आना चाहिए? ये बातें अलग कि हुकूमत को क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट आप एज अ पॉलिटिकल वर्कर आप क्या समझती हैं, क्या वापस आना चाहिए? अच्छा देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि लोग कहते मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम पे पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप, और जो उन वोट उनका है। ये एक आम जो है तजिया लोग करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन वोट नवाज शरीफ का है। तो अगर हम एक तारीख़ी जो है वो जद्दोजहद कर रहे थे कि मुल्क में किस तरह से इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन हुआ और एक इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं, मुल्क की सिफारती माशी सारी पॉलिसीज़ नाकाम हैं और हम एक इंतहा पे जा रहे हैं, तो जो बड़ी पार्टी है जिसके वोट ज़्यादा आए हैं ऑपोजिशन में, उसके लीडर के बगैर कैसे हो सकता है? आप देखें कि अगर हम जद्दोजहद की बात कर रहे थे तो उसमें नवाज शरीफ साहब को बुला रहे थे तो सही बुला रहे थे। मरियम साहिबा ने कितने जलसे किए
कश्मीर में, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तो स्पेस वो फिल नहीं कर सकी ना, तो ज़रूरत होती है जब आप किसी जगह जाते हैं कि आपकी पार्टी का लीडर वहाँ मौजूद है। मारिया, डॉक्टर शैला की बात पे को इंडोर्स करूंगी। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के कायद हैं और वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ साहब का, और आपने अब देख लिया कि मरियम बीबी भी कितनी पॉपुलर है कश्मीर के जलसों में भी। तो बिल्कुल मियाँ साहब की जब सेहत उनको अलाउ करेगी, मियाँ साहब जो है ना वो वापस आएंगे पाकिस्तान। लेकिन शैला रजा की शहज़ा रजा साहिबा की मैं बात को बिल्कुल इंडोर्स करती हूँ कि हुकूमत रादर दैन कॉन्सेंट्रेटिंग on only मियां नवाज शरीफ साहब और लीग, शीन लीग, मरियम बीबी, हमजा, they should deliver अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड। लेकिन शैला साहिबा ये भी कह रही है ना कि इन्होंने आके इकट्ठे फाइट करना चाहिए, मियां साहब को वापस आना चाहिए, उनके नाम पे एक पार्टी है और यहाँ पे इलाज हो सकता है उनका। शैला रजा ने बिल्कुल ये बात भी की कि जब मियां नहीं, ये तो आपने डॉक्टर जरका से भी बात की कि यहाँ हुकूमत की पूरा मेरा ये कहना है कि ये उनका डिसीजन। इस पे बात करते हैं। एक छोटी सी, बिल्कुल ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहां एक तरफ पर नवाज शरीफ साहब का जो ये वीज़ा एक्सटेंशन का मामला चल रहा है, तो दूसरी तरफ आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई पीटीआई के अपने क्वार्टर्स में से। ओन चौधरी साहब जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी समझे जाते थे, उनसे आज इस्तीफ़ा ले लिया गया और उनका इस्तीफ़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने अपने जो रीज़न्स दिए हैं इस्तीफ़े के वो ये हैं कि जी मुझे कहा गया था कि जहांगीर खान तरीन साहब के साथ अपनी तमाम एसोसिएशन जो है उसको ख़त्म करें, वरना आप इस्तीफ़ा दें, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं इस्तीफ़ा दूँ। इसी तनाजुर में 8 अगस्त को जो है वो जहांगीर तरीन साहब ने एक अपनी जो हम ख्याल ग्रुप है उनका एक इजलास भी बुला लिया है। तो क्या हो रहा है पीटीआई में, इस पर भी बात करेंगे। जरका साहिबा की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या ऑब्जेक्टिव ये है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले नज़ीर चौहान, जिस तरह एक आम जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उनको जो है वो एलिमिनेट किया गया, उसके बाद फिर अब ये ओन चौधरी साहब एक के बाद एक जो ग्रुप समझा जाता है जहांगीर खान तरीन साहब के क्लोज, उनको जो है वो एलिमिनेट किया जाए या उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, उसके बाद यू विल गो आफ्टर जहांगीर खान तरीन साहब जो उनके केसेस हैं, या उनको उस तरह फिर देखा जाएगा ताकि वो एक पॉलिटिकल थ्रेट ना रहें। जी थैंक यू सो मच मारिया। मैं इसका जवाब देने से पहले सिर्फ शैला साहिबा का जवाब देना चाहूँगी परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत ने 3 साल में वो कर दिखाया है जो किसी और हुकूमत ने नहीं किया। जब हम आए थे तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो नेगेटिव में थे, इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पॉजिटिव में हैं। जो ट्रेड डेफिसिट है वो पॉजिटिव में, मैं आपको फिगर्स भी बता देती हूँ। करंट अकाउंट डेफिसिट भी पॉजिटिव में है। हमने एक्सपोर्ट्स भी, टेक्सटाइल की हो, आईटी की हो, सारी हमने इंक्रीज की है। टैक्स कलेक्शन हमारी कोविड के ज़माने में इनकी टैक्स कलेक्शन से कहीं ज़्यादा है। तो और उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज हुए जरका साहिबा, फ्रॉम लास्ट टाइम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इंक्रीज हुआ। पूरी दुनिया में कोविड के बाद महंगाई हुई है। पाकिस्तान का अगर आप तनासुब कंपेयर करें कि जो अशियाए खुदोनोश हैं उनमें जब आप इंटरनेशनल प्राइसेस कंपेयर करते हैं, खा वो तेल की प्राइस हो, खा वो चीनी की प्राइस हो, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, तो उनमें भी पाकिस्तान। अच्छा फिर ये भी जरा बता दीजिए, इन्फ्लेशन बहुत कम है, इन्फ्लेशन रीजन में कितना है? जितना चीनी है दुनिया में 40% इंक्रीज हुई है, पाकिस्तान में सिर्फ 20% हुई है। रीजन का बता देना 90% इंक्रीज हुआ है। और डॉक्टर साहिबा आई एम श्योर आपके पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मुझे ये बता दीजिए कि जो इस वक्त रीजन है, बहुत दिखाए जरा रीजन में जो महंगाई की शरह है जरा वो बता दीजिए कितनी है, बांग्लादेश में कितनी है, इंडिया में कितनी, क्या आपसे कम है, ये बता दीजिए जरा। देखिए इस वक्त तेल की कीमत भी पाकिस्तान की रीजन में सबसे कम है, और आपको मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लिव इन। आप जो कंज्यूमर इंडेक्स है, आप देखिए, आप अभी गूगल कीजिए, आप निकाल लीजिए, पाकिस्तान इज वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज टू लिव इन, चीपर देन इंडिया, चीपर देन बांग्लादेश।
अच्छा, अब आ जाते हैं जहांगीर तरीन साहब की तरफ। नहीं, लेकिन जो आपने कहा एक कथा कलामी, मुझे एक सिर्फ चीज़ का एक जो गेस्ट भी बात पूछ रहे थे, क्या चलें आप अगर मैक्रो इंडिकेटर्स की बात करते हैं, जो माइक्रो इंडिकेटर्स हैं जिससे एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो चलती है, जिसका आम आदमी की ज़िंदगी का इन्हिसार होता है, आटा, चीनी, पेट्रोल, क्या ये चीज़ें, बिजली, अद्वियात, क्या ये सस्ती हुई या महंगी हुई? देखिए जी, कोविड के ज़माने में पाकिस्तान इज द कंट्री जिसने, इट कम्स इन द फर्स्ट टॉप 3 कंट्रीज जिन्होंने कोविड को इतना पॉजिटिवली मैनेज किया है। दुनिया के जितने ममालिक हैं जो जिनके कर्जे हैं, हर मुल्क का 10% कर्जा कम अज कम बड़ा है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका कर्जा बड़ा नहीं है। हमने जो कर्जे, जब हम आए थे तो जो कर्जे थे उनको हमने पहली दफा भी हमने कम लिया। अब तो पहले साल हमने 10 अरब डॉलर का कर्जा लिया, जबकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 19 मिलियन डॉलर का कर्जा लेंगे। लेकिन आपने आटा चीनी पेट्रोल की नहीं बता रही हैं आप, सिर्फ आम आदमी तो ये पूछता है ना, कर्जा लिया है। सो द पॉइंट इज कि ये एक खुश आइंद बात है और अनबिलीवेबल है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड अगर आप देखें, IMF से 22वां हमारा ये प्रोग्राम है और ये हुकूमत जो कर रही है इस वक्त, ये इसकी नज़ीर नहीं पहले मुझे जरा इजाजत दीजिए, मैं आती हूँ वापस आपकी तरफ। हिना साहिबा कुछ आपसे सवाल करना चाहती हैं। साहिबा, मेरे ख्याल है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा, तरीन साहब की बात पे वापस चलते हैं और मैं आती हूँ तरीन साहब की तरफ आती हूँ। हिना साहिबा, क्या आपका जवाब हो गया? फिर आप मुझसे गिला मत कीजिएगा। मैं क्वेश्चन ये पूछ रही थी, इन्होंने पहली तो बात ये है कि अगर बरतानिया ने हमें अभी तक रेड लिस्ट में रखा हुआ है पाकिस्तान को, और यूके ने इंडिया को नहीं रखा, सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन एम्बर लिस्ट में ये क्वेश्चन है। मैं दोबारा थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इमरान खान साहब ने शौकत खानम की जो सियासत की, उसमें फंड रेजिंग और अपनी वालदा के नाम पे सियासत करने की कोशिश की। अब इनके तर्जुमान ने, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हो या शेख रशीद साहब, कोशिश की है कि मियाँ साहब के नाम पे या सेहत पे सियासत शुरू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पर्सनली इस चीज़ को कंडेम करती हूँ कि मियाँ साहब की सेहत पे सियासत जो है वो सूट नहीं करती इनको। वो 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर आगे चले ना उससे। हाँ, केस बता दूं सेकंड नहीं, बस मैं मियां साहब ने एप्लीकेशन दी है इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल को। हिना साहिबा, और इसमें बहुत लंबी बहस होगी, बात होगी, वो हो गया। अभी देखते हैं, उनके पास बहुत सारे फोरम्स मौजूद हैं। पीटीआई ने एक ही काम किया है। पीटीआई ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और सब्ज बाग दिखाए हैं। अभी मेरी ऑनरेबल जो जरका साहिबा है वो कह रही हैं ये सबसे सस्ती चीनी है। ये आपको भी पता है कि चीनी की प्राइस 55 से लेके अभी 100 से ऊपर चली गई है। आटे की प्राइस, अद्वियात की प्राइस, बिजली की प्राइस, LNG की प्राइस, इन्फ्लेशन का आपने इनसे पूछा, अभी इन्फ्लेशन जो है वो 8% से ऊपर है। हम जब गए थे हमारे टाइम पे 5.5 या 6 थी। तो ये चीज़ें जो आम आवाम है उसके लिए कितनी, आटा कितना महंगा है, चीनी कितनी महंगी है। तो ये कहती है पाकिस्तान सबसे सस्ता कंट्री है। मुझे बताएं कि अगर कोई US से into 10 पर उनकी इनकम हमारे से ज़्यादा आएगी, वो पाकिस्तान में आके रहेगा, उसकी के लिए तो वो सस्ता होएगा। लेकिन जो पर्सन पाकिस्तान में एक बंदा 20,000 रुपया तनख्वाह उसकी है, वो अपने बच्चों की फीस दे सकता है, वो घर की रोटी चला सकता है, वो पेट्रोल का बिल दे सकता है, वो बिजली का बिल दे सकता है। तो ये चीजें कहनी, गलत रिपोर्ट्स देखनी और ये कहना कि ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक, चलो साहब, पाकिस्तान इज द चीपेस्ट कंट्री टू लिव इन। सबसे सस्ता मुल्क है पाकिस्तान रहने के लिए। यहाँ पे एशिया का महंगा तरीन, एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। जो हमारे अतराफ़ के कंट्री हैं उसमें अगर आप देखें तो सबकी पर कैपिटा इनकम भी हमसे ज़्यादा है, इन्फ्लेशन भी हमसे कम है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हमारा रुपया डीवैल्यू हुआ है, इस तरह
किसी और के यहाँ नहीं हुआ। तो इनको ये समझना चाहिए कि इस तरह का एक फेक स्टेटमेंट देना, वे एक किस्म का, इससे टाइम ज़रूर किल हो जाता है। लेकिन आपके यहाँ तो क्या कहना चाहिए, ये जो हमारे यूटिलिटी स्टोर्स हैं इन तक पे आप लेटर आती हूँ डॉक्टर साहबा कि आटे, चीनी, चावल की, प्लीज़ मैं आपके बारे में नहीं बोली कि इन सब की कीमतें बढ़ाई जाएं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये इस तरह की फजूल बातें करके अगर हम ये इस तरह से यहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगा के ये साबित करें कि नहीं सब अच्छा है। आपका पहला न्यू फिस्कल ईयर के पहले ही महीने में आपका ट्रेड डेफिसिट जो है 3 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। आपने 12 अरब डॉलर जो हैं, इसमें से लास्ट ईयर 5 अरब डॉलर जो हैं, जो आपको पहले 3 और फिर 2 मिले थे, इसमें आपने उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखा और इससे आपने वो किया। तो अभी तो आपको ये सारी चीज़ों से करना है। तो मैं बराए मेहरबानी जो शौकत तरीन वाली बात है उस पर भी रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। देखिए, ओन चौधरी का जो सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड नहीं कर सके ये, और क्योंकि इसमें एक कामयाबी नज़ीर चौहान पे हासिल कर ली थी चौहान ने, तो आज फिरदौस आपा की छुट्टी हो गई और फिरदौस आशिक साहिबा की छुट्टी हो गई। तो ये इनके एक हथकंडे हैं कि ऑपोजिशन को हर तरह से आपने दीवार से लगाना है। और ये जो मियाँ साहब का भी पासपोर्ट वीज़े का मसला है, जो यहाँ पे इन्होंने इनके पासपोर्ट को किया, उसकी वजह से एक वजह है कि ये वहाँ पे आया। आप ये देखें कि माफी, एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है। वो तो सारा नेगेट कर दिया अभी लॉयर ने, जो सारा बताया कि कोई इसमें जो है वो हुकूमत का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो प्रिंसिपल ग्राउंड्स पे जो है वो रिजेक्ट हुई है एंड ही हैज़ मैनी फोरम्स टू अपील। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी, कम टू यू जी। थैंक यू सो मच जी मारिया। मैं ट्रेड डेफिसिट की बात की मेरी बहन शैला ने, तो आईड लाइक टू पॉइंट आउट टू हर कि इस वक्त पाकिस्तान का जो तहरीक इंसाफ के साथ जो इस वक्त ट्रेड डेफिसिट है दैट इज़ एग्जैक्टली 31 बिलियन, जो कि नून लीग के ज़माने में 37 बिलियन था। दूसरी इन्होंने बात की कि एशिया की मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूँगी कि जापान भी एशिया में है और चाइना भी एशिया में है और भी बहुत से ममालिक हैं जो कि बहुत महंगे हैं। जापान इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज पर कैपिटा से कंपेयर कर रही थी ना। और मैं क्लैरिटी देती जाऊं कि आप अगर मुख्तलिफ लिस्ट्स हैं जो मुख्तलिफ इदारे निकालते हैं, जिसमें कि चीपेस्ट कंट्रीज इन एशिया में टॉप 10 में पाकिस्तान आती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किसकी लिस्ट निकालते हैं। सो ये बात तो हो गई। इसके बीच में बाकी किसने कितना सस्ता किया, से पूछ ले किया। अगर हुकूमतें पाकिस्तान की अच्छी होती तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कभी स्पेस ही ना मिलती आने की। देखिए, अगर इतनी दूध और शहद की नहरें पाकिस्तान में बह रही थी पहले पिछले 74 साल में, नहीं तो चलो पिछले 20 सालों में, तो तहरीके इंसाफ क्यों आती है? अगर के आए हैं अच्छा, चलो मुझे आप ये बता दीजिए, डॉक्टर साहब ये बता दीजिए, क्या आप जब आम आदमी से जाके बात करती हैं तो वो खुश है कि मेरे घर का खर्चा बहुत अब खुला चल रहा है, जितना पहले मैं स्पेंड कर रहा था उतना नहीं, आराम से आटा, दाल, चीनी, चावल, ये सारी चीज़ें जो है महंगी नहीं हुई, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, वो कंप्लेन नहीं करता आपसे आके, वो बहुत खुश है, आम आदमी खुशहाल है। पाकिस्तान अब तो टमाटर भी नहीं मारते, इतना टमाटर महंगा है, वरना टमाटर मारते हैं ऐसे लोगों को। अगर आप बोलने देंगी तो मैं आई विल बी ग्रेटफुल। शैला साहिबा को मैंने इंटरप्ट नहीं किया। जी शैला साहिबा, जी थैंक यू सो मच। मारिया ये भी पूछना कि जो बाइडेन ने पाकिस्तान, बात तो टेलीविजन पे ऐसे होती है जैसे पाकिस्तान में सारे हकूक यहाँ पर लोगों को मिल रहे थे। ये वो मुल्क है जो इस वक्त 22वें IMF आप तो दावा करके आए थे ना, 150 तकरीरें की थी आपने कि सब बदल देंगे। बात कंप्लीट करने दें। आपका नारा लगा के आए थे, इन्होंने किसको एहतसाब किसका किया है? जितनी स्टेट एंटरप्राइज थी उसको आपने घुटनों पे लाया हुआ है
और जो चोर और प्लंडर, कराची की बात मैं कर लेती हूँ, फिर इनको ज्यादा सुनाई देगी। ना पानी है, पानी भाई तो साबित कर देना, सिंध के सारे लोग गिरफ्तार किए हुए हैं आपने, आप साबित करें। आप मुझे सिंध के सारे लोग गिरफ्तार हैं, आप साबित क्या कर सकी अब तक? करेंगे ना तो फिर मुझे भी बहुत बातें आती हैं। पंजाब में आपने क्या करकट कर रखा है? हैदराबाद में अयूब मेडिकल जो है वो आपने स्विमिंग पूल बना दिया। जी हिना साहिबा, इस तरह का प्रोग्राम अगर नॉन सीरियस इस तरह का प्रोग्राम करना है कि सब कुछ सस्ता है, सब कुछ अच्छा है, तो ये तो फिर कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, ये रात के 10 बजे मजाक हो गया। डॉक्टर साहिबा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक अगर कॉमेडी प्रोग्राम करना है तो फिर आप बिठा लें। मेरा ख्याल है स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल आपकी जो ग्राउंड रियलिटी है उससे मैच नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं करते। इफ यू टॉक टू द कॉमन मैन, आप पूछें उससे। कॉमेडी प्रोग्राम अगर कर रही हैं आप तो ठीक है। अरे कैसी बातें करें, आई एम सॉरी, मैं ऐसी बातों के जवाब। अगर रात के 10 साढ़े 10 बजे कॉमेडी प्रोग्राम हो रहा है तो ठीक है। इस किस्म की बातें करने से आप एक डेप्टी स्पीकर है, भाई 10:30 पौने 11 बजे अगर कॉमेडी प्रोग्राम हो रहा है तो ठीक है। मुझे अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, हिना साहब आपका बहुत शुक्रिया, और शैला साहब आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त हुकूमत दादोशुमार बता रही है वो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करते। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।